बहन आ गए हमारे साथ, मैं उनसे पूछ रही हूँ जरा। आपने कहा कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, यानी इसका सीधा मतलब ये कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। विष्णु जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं? आमतौर पर ये जो चर्चाएं होती हैं कि देखिए इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, हिंदू तो अल्पसंख्यक हो जाएगा इस देश में, लेकिन आज जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में 12% से 40% मुसलमान हो गए, ये एक एक्चुअल तस्वीर है, ये और राज्यों में भी हो रहा है। क्या इसके पीछे सच्चाई है? अजीज खान साहब कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। देखिए, आपको आसाम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं तो कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सर्बानंद सोनोवाल के केस में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक एग्जामिन हुआ था, और उस समय के जो गृह सचिव थे, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था, इंद्रजीत गुप्ता जी ने, जिसमें ये बात कही थी कि काफी इलीगल इमिग्रेशन आसाम में हो चुका है। तो यहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान है, उसको आसाम की जो भौगोलिक स्थिति है और वहाँ पे जो समस्या चल रही है उससे जोड़ के देखना होगा। जिस भारी मात्रा पे वहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है आउटसाइडर्स का, और जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आसाम की पॉपुलेशन बढ़ाई जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, पूरे देश के लिए खतरे के आसार हैं, और इसीलिए इलीगल इमिग्रेशन और जिस तरह से पॉपुलेशन एक कॉन्स्पिरेसी की तरह बढ़ाई जा रही है, उसके प्रति कंसर्न है, जो सर्बानंद सोनोवाल के केस में भी रेस किया गया था, और इसीलिए एनआरसी की मांग आसाम में की गई थी। तो यहाँ पे जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि के तहत अपना स्टेटमेंट दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज करने के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, अगर डेमोग्राफिक चेंज इस मंशा से किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी, इन सारी बातों से अगर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर इस तरह से डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, जब ये मानसिकता हो कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम्स का होगा, तो उसके बाद अगर डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के नागरिकों को उसके ऊपर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है? और ये सारे कंसर्न्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हैं। और अगर आप सर्बानंद सोनोवाल का केस पढ़ेंगी, तो उस समय भी ये सारे कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखे गए। आपने जो बात बोली, हाजी जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं प्रेम कुमार जी और विजय त्रिवेदी जी भी आ गए, मुमताज आलम भी है। हाजी जी जल्दी से बोलिए। मुझे इसमें इसलिए सवाल पूछना है क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है मेरे लिए, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू आबादी के लिए बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए। हाँ जी। हाँ सुचित्रा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मुसलमानों से आपत्ति है या मुस्लिम समाज की जो जनसंख्या उससे आपत्ति है? अभी जैसे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि सबसे पहले भारत के संसाधनों पे हक मुस्लिम समाज का। भाई कहाँ लिखा हुआ, किसने कहा? झूठ मत बोलिए अपने टेलीविजन पर। और रही बात है कि मुस्लिम आबादी, आपने क्या कहा था कि सुन लीजिए आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी ना, तो आपको सुन लीजिए सर। 1951 का हवाला तो दिया कि 12%। मनमोहन सिंह ने कहा है कि हम 12%, और उसके बाद सच्चर कमेटी का गठन किया गया। क्या प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट करना गलत है? मुस्लिम आबादी खत्म, माइनॉरिटी कमिशन बनाया को खत्म, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई। नहीं हाजी जी ऐसा कोई नहीं चाहता। जैन जी ने जो कहा, मुझे हाजी जी ऐसा कोई नहीं चाहता। आप अपनी बात कोई नहीं चाह रहा है। डालिए, मैं अपनी जो बात बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंबर के अंदर बोल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं चाह रहा है कि भाई सब खत्म हो जाए। राजनीति के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति के लिए ऐसी राजनीति है। संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा संविधान कोई नहीं मानेगा। अरे हमारे अगर देखेंगे ना देशभक्ति, सुन लीजिए हमारी देशभक्ति देखेंगे ना तो जलियांवाला बाग का इतिहास उठा के देख लेना, हम लोगों की सीने पे। अरे भाई एक मिनट हाजी साहब एक मिनट हाजी साहब एक सेकंड, इसको कॉन्टेक्स्ट में लाने की जरूरत है। इतना आप जैसे बयान रख रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने ना कही है और ना उनकी मंशा होती, लेकिन एक बदलाव हो रहा है, ये भी एक हकीकत है। मैं शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सुनाऊंगी, नहीं मैं शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सुनाऊंगी, और उस पर भी उसके पीछे की मंशा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक बार जरा विजय त्रिवेदी जी को ले आइए स्क्रीन पर। विजय जी जरा आप बताइए, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का ये एक बयान है, उसके साथ शुभेंदु अधिकारी का दूसरा बयान है, बयानों को मिलाकर देखना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि आज जब हिमंता ने ये कहा कि ये असम में हो रहा है, क्या ये दूसरे राज्यों में भी हो सकता है? बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी है कि नहीं?
देखिए सुचरिता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां, जैसे असम का जिक्र किया विष्णु शंकर जी ने जिक्र किया कि बहुत जगह पर जहां आबादी अचानक बढ़ी है या बहुत बड़ी तादाद में आबादी बढ़ी है एक तबके की, एक समुदाय की, तो उसका कारण, एक बड़ा कारण है इलीगल इमिग्रेशन। हाँ। लेकिन NFHS के जो वो है आंकड़े देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उसमें बताया है कि मुस्लिम आबादी की जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो कम हुई है, यानी जो पहले ज़्यादा थी उससे अब वो कम हुई है। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम आबादी उस तरह से नहीं बढ़ रही, और ये आशंका बार बार जाहिर करना, तो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अगले 100 साल में भी कभी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, मुसलमानों की तादाद बढ़ने के साथ साथ। लेकिन एक पॉलिटिकल इशू है, एक चिंता का विषय है कि कुछ खास इलाकों में कहीं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका क्या कारण है, उसकी क्या वजह है और उसके क्या रिपरकशंस हैं, इस सब की भी चिंता करने या ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभेंदु जी का भी जो बयान आया, अब वो बयान का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शुभेंदु जी अभी तक TMC में थे तो कहते थे एक हाथ मेरा मुसलमान का है, एक हिंदू का है, मैं दोनों हाथ से खाना खाता हूँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो अभी उनके ज़्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो वो बोल रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत बार बार सबका साथ सबका विकास की बात, मोहन भागवत जी हिंदुत्व जो है बिना मुसलमानों के अधूरा है, हाँ। और तमाम तरीके की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो एक कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर रहा है और एक कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी को, लीडरशिप को अपनी राय साफ करनी चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं या उनके साथ हैं, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। विजय जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पर्सपेक्टिव में रखा है। जी, और मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए यहाँ बनता है क्योंकि क्या जो लोकसभा के नतीजे आए उसके बाद अलग अलग मंथन अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं, तो कोई सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब ये वाली फिलॉसफी, क्या बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग इस फिलॉसफी पर, मैं विष्णु जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस पर भी मुझे बात करनी है, आनंद जी का रिएक्शन लेना है, मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार जरा सुनवा देती हूं कि क्या कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, क्योंकि उसके बाद उन्होंने यू टर्न भी लिया है उस पर। लेकिन पहले बयान सुनिए। হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো, আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর বলবো না। বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है सबका साथ सबका विकास बंद करो, उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन एक्स पर आई, उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी उसमें विश्वास रखता हूं कि सबका साथ सबका विकास। अब ये पता है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, लेकिन जो उन्होंने कहा है विष्णु जी, जो उन्होंने कहा है, अंदर खाने बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है?